शाम का समय था। आसमान पर गहरे काले बादल छा चुके थे। गांव की कच्ची पगडंडियों पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। आसमान में कभी कभी बिजली चमक जाती थी और उसके बाद दूर कहीं गरज की आवाज गूंज उठती थी। पूरा गांव जैसे उस बारिश भरी शाम में सिमट गया था। रात की घनघोर बारिश के बाद अब सुबह हो चुकी थी। आसमान धीरे धीरे खुलने लगा था। बादल छट रहे थे, मगर ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। गांव की उसी कड़कड़ाती ठंड के बीच हरी जंगल से गीली सूखी लकड़ियां बटोर कर लौटा था। गांव के बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दूधनाथ काका बैठे थे। ओ हरी, जरा इधर तो आ। किधर भागा जा रहा है इस ठंड में? राम राम काका, बस घर जा रहा था। अरे, ये गट्ठर में जो लकड़ियां हैं, क्या सब अपने घर ही ले जाएगा? काका, ये लकड़ियां बड़ी मुश्किल से मिली हैं। रात भर की बारिश ने सब भिगो दिया था। जंगल के अंदर तक जाना पड़ा सूखी टहनियों के लिए। सब समझ रहा हूँ, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बता, क्या लेगा इन लकड़ियों का? बस 2-4 मोटी टहनियां दे दे, ताकि दोपहर तक का काम चल जाए। काका, मोल भाव क्या करना? पूरा गट्ठर ही 20 रुपए का है। अब आप ही बताओ, इसमें से कितनी दूं? 20 रुपए? अरे बेटा, इतनी तो मेरी पेंशन भी नहीं आती। चलिए, आप पुराने आदमी हैं, 15 रुपए दे दीजिए, पूरा गट्ठर आपका हुआ। देख हरी, 15 ज्यादा है। 10 रुपए ले और ये सामने वाली 2 मोटी लकड़ियां मुझे दे दे। बाकी तू चाहे तो बाजार में बेच लेना। काका, आप भी गजब करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में लकड़ी नहीं, जान बेच रहा हूँ अपनी। चलिए, 12 रुपए दे दीजिएगा, अब इससे कम मत कराइएगा। चल ठीक है, तेरी मेहनत का मान रखता हूँ। ये ले पैसे, और जरा इन्हें मेरे अलाव के पास रख दे। हाथ पांव ही नहीं चल रहे मेरे। हरी ने दूधनाथ काका की कुटिया के आंगन में लकड़ियों का भारी गट्ठर रख दिया और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। आसमान जो सुबह खुला खुला सा लग रहा था, फिर से मटमैला होने लगा। हे भगवान, ये हवा है या मौत का बुलावा? सवेरे तो लगा था कि धूप खिलेगी, पर ये तो आसमान फिर से काला पड़ने लगा। इस तूफानी हवा में गांव तक का रास्ता तय करना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। अगर इस ठंड ने मुझे पकड़ लिया तो हफ्तों बिस्तर पकड़ लूंगा। हे भगवान, बस आज सही सलामत घर पहुंचा दे। रास्ते में कोई मुसीबत ना आए। बस एक बार घर की चौखट दिख जाए, फिर चाहे जितनी बारिश हो। हे भगवान, ये कैसा प्रलय ढा रही हो? रात भर तो बादलों ने चैन लेने नहीं दिया, और अब ये बर्फीली हवा जैसे कलेजा चीर देगी। जाने कहाँ फंस गए होंगे वो। बोल के गए थे कि लकड़ियां लेकर जल्दी लौट आएंगे, पर इस कड़ाके की ठंड में तो हाथ पांव भी काम नहीं करते। वो बस घर आ जाएं। उसकी आंखें बार बार उसी रास्ते पर जाकर टिक जाती थीं, जहां से हरी आने वाला था। आखिरकार हरी ने अपने घर के आंगन में कदम रखा। जैसे ही कमला ने उसे देखा, उसकी जान में जान आई, लेकिन चिंता गुस्से और लार के रूप में बाहर निकली। आ गए आप? हे भगवान, मैं तो कब से राह देख रही थी। बस कमला, बच गया समझो। रास्ते में ऐसी हवा थी कि लगा आज तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। देखिए तो सही आपकी क्या हालत हो गई है। मैं आपसे 1000 बार कहती हूँ कि इतना बाहर रहना ठीक नहीं है, पर आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। ऐसी जिद अच्छी नहीं है। शाम होने से पहले घर लौट आया कीजिए। अरे, वो दूधनाथ काका मिल गए थे बरगद के नीचे। उन्हीं से मोल भाव करने में देर हो गई। कुछ पैसे मिल गए, अब कल का इंतजाम हो जाएगा। पैसे बाद में देखेंगे। अगर बीमारी ने पकड़ लिया तो इन पैसों से ज्यादा हकीम ले जाएगा। चलिए, अब ज्यादा बहस मत कीजिए। जल्दी से जाइए और हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। मैंने चूल्हे पर पानी गर्म किया है। हाँ भाग्यवान, बस अभी आया। दोबारा बिना बताए इतनी देर की तो मैं खुद आपको ढूंढने जंगल निकल जाऊंगी, बता दे रही हूँ। हरी हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाता है।
सच में कमला, आज अगर तूने ये गरम खाना और आग न दी होती तो मेरी हड्डियां जम जाती। कल अगर जरा भी आसमान साफ हुआ तो हमें हाथ पांव मारकर बहुत सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी। यही तो मैं कह रही हूँ, इस साल की ठंड तो जान लेकर मानेगी। अभी तो ये शुरुआत है, बादल जैसे छाए हुए हैं, लगता है कभी भी फिर से बारिश शुरू हो सकती है। हाँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं। हमें कल परसों में ही ढेर सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी। अगर एक बार फिर भारी बारिश हुई तो जंगल में सूखी लकड़ी का एक तिनका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो, घर के चूल्हे के लिए तो चाहिए ही, साथ में कुछ ज्यादा लकड़ियां बटोरनी होंगी। घर के गुजर बसर के लिए उन्हें बेचना भी तो है। वही तो सोच रहा हूँ, पर गांव की हालत देख रही हो। इतनी कड़ाके की ठंड बढ़ गई है कि अब सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। कोई घर से बाहर पैर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा। हरी और कमला खाना खाकर सो जाते हैं। गांव के 4-5 लोग चारों तरफ से आग को घेर कर बैठे थे। अरे भाई मदारी, जरा 2-4 सूखी टहनियां और डाल इसमें। ये पछुआ हवा तो कलेजा चीर रही है। रात की बारिश ने तो बदन का खून ही पानी कर दिया। जो थोड़ी बहुत सूखी टहनियां और छिलके बटोर कर लाए थे वो तो सब जल गए हैं। अब तो बस ये राख और धुआं बचा है। बाहर तूफानी हवा अब सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ पैरों के झूमने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह रात भर की कंपकपी के बाद हरी खाना खाकर कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव के मोड़ पर चाय की दुकान थी। वहां अलाव के पास उसके पुराने दोस्त लखन और कृष्णा बैठे थे। राम राम भाइयों, आज तो बड़ी जल्दी सभा जम गई। राम राम हरी। अरे कहाँ जा रहा है कुल्हाड़ी लेकर? तुझे कुछ खबर भी है या बस पेट पालने की धुन में लगा है? क्या हुआ लखन, ऐसी क्या आफत आ गई? आफत आ नहीं गई, आफत आने वाली है हरी। आज सवेरे शहर से आए डाकिये ने बताया है कि मौसम विभाग ने मुनादी कर दी है। अगले 2-3 दिनों में ऐसी भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है कि गांव के पुराने पेड़ भी टिक नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हो? अभी कल रात की बारिश से तो उबर नहीं पाए और अब और भयंकर बारिश? हाँ हरी, रेडियो पर भी खबर आई है। कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत थी। हम तो सोच रहे हैं कि घर की मरम्मत कैसे करें। हरी, तू जंगल जा रहा है तो सावधान रहना। अगर बारिश शुरू हो गई तो नाले उफान पर आ जाएंगे। तू लकड़ियाँ काटने की सोच रहा है, पर जान बची तो ही लकड़ी काम आएगी। भाइयों, अगर ये खबर सच है तो मुझे आज ही जितनी हो सके उतनी सूखी लकड़ियां और चारा जमा करना होगा। कमला भी घर पर अकेली है, मुझे छप्पर को भी रस्सियों से बांधना होगा। ये तो सच में मुसीबत की घड़ी है। वही तो, हम भी बस यही चर्चा कर रहे हैं कि गांव के लोगों को आगाह कर दें। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गया। हरी जंगल पहुंचा और जी जान लगाकर उसने ढेर सारी सूखी लकड़ियां बटोरी। उसे अपने दोस्तों की बातें याद थीं और वो जानता था कि आने वाला तूफान भयानक हो सकता है। उसने लकड़ियों को 2 हिस्सों में बांटा, एक अपने घर के लिए और दूसरी बाजार में बेचने के लिए। जब वो भारी गट्ठर लेकर गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव का सबसे बड़ा कंजूस सेठ रामलाल मिल गया। सेठ ने देखा कि हरी के पास अच्छी सूखी लकड़ियां हैं, तो उसकी नीयत डोल गई। अरे ओ हरी, कहाँ जा रहा है इतना बोझ लेकर? राम राम सेठ जी, बस गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद बड़ा तूफान आने वाला है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। तूफान वूफान तो आता रहता है, तो ये बता कि ये लकड़ियाँ बेचने के लिए हैं? जी सेठ जी, ये वाला गट्ठर बेचने के लिए ही है। पर आप तो जानते हैं मौसम खराब है और जंगल में सूखी लकड़ी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। इस पूरे गट्ठर का दाम 40 रुपए लगेगा। अरे हरी, तू तो लूट मचाए है। इतनी सी लकड़ी का 40 रुपए? ये तो जंगल की मुफ्त की चीज है। देख, मैं तुझे 15 रुपए दूंगा, इतना बहुत है तेरे लिए। 15 रुपए? सेठ जी मजाक मत कीजिए। इस करकराती ठंड में मेरी हड्डियां बोल गई हैं ये लकड़ियां इकट्ठा करने में,
और तूफान आने के बाद तो ये सोने के भाव बिकेंगी। कम से कम 35 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। देख हरी, तू जिद मत कर। गांव में सब जानते हैं कि मैं नगद पैसे देता हूँ। 20 रुपए ले और ये गट्ठर मेरे घर रख दे। इतनी बड़ी रकम तुझे एक साथ कोई नहीं देगा। सेठ जी, आपकी कंजूसी पूरे इलाके में मशहूर है, पर मेरी मेहनत का भी तो ख्याल कीजिए। 20 रुपए में तो आजकल चाय नाश्ता भी ढंग से नहीं होता। अगर आपको इतनी ही सस्ती चाहिए तो खुद जंगल क्यों नहीं चले जाते? तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। इतना घमंड ठीक नहीं है। देख ले, बाद में पछताएगा। पछताना मुझे नहीं, आपको पड़ेगा सेठ जी, जब तूफान शुरू होगा और आपके पास चूल्हा जलाने को तिनका भी नहीं होगा। राम राम। अरे ओ हरी। हरी सेठ रामलाल की बातों को अनसुना कर घर लौट आया। कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अचानक आसमान काला पड़ गया और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि बारिश की बूंदें जमने लगी और सफेद बर्फ गिरने लगी। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। आधी रात का समय था। बाहर तूफान का शोर और छप्पर पर गिरती बर्फ की आवाज से हरी की नींद अचानक उचट गई। हरी उठा और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे मेरे मालिक, ये क्या मंजर है? गांव में बर्फ गिरने लगी। अगर मैंने उस दिन हिम्मत करके वो लकड़ियां जमा ना की होती तो आज हम भी बर्फ की तरह जम जाते। शुक्र है तेरा कि समय रहते बुद्धि दे दी, वरना इस वक्त जंगल की एक एक लकड़ी पानी और बर्फ से भीग चुकी होगा। कमला, ओ कमला, उठ जरा बाहर देख तो सही, क्या गजब हो रहा है। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे राम, ये बर्फ गिर रहा है। पहाड़ों जैसी ठंड आज हमारे गांव में उतर आई है, देख रही है? बाहर जो भी लकड़ी बची होगी वो अब पत्थर जैसी गीली और ठंडी हो गई होगी। सच कह रहे हो, आपकी वही मेहनत आज काम आ रही है। देखिए, पूरा गांव कैसा सन्नाटे में डूबा है। सेठ रामलाल जैसे लोग जो कौड़ियों के भाव लकड़ी मांग रहे थे, आज अपनी कोठियों में थर-थर कांप रहे होंगे। हाँ, आज जिसके पास सूखी लकड़ी है वही राजा है। चल अंदर चल, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। अगली सुबह बर्फ की सफेद चादर पर पड़ी तो पूरा गांव जम चुका था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना था। हरी और कमला अपने घर के भीतर चूल्हे की हल्की गर्माहट में बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर किसी के कराहने और दस्तक देने की आवाज आई। हरी, ओ हरी भाई, घर में हो क्या? हरी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सेठ रामलाल खड़ा था। अरे सेठ जी, आप इस बर्फीली सुबह में यहाँ क्या कर रहे हैं? हरी, रात भर बिजली नहीं थी और चूल्हा जलाने को सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं बचा। नौकरों ने गीली लकड़ियां सुलगाने की कोशिश की, पर पूरे घर में बस धुआं भर गया। हम तो जमने की कगार पर हैं। तो सेठ जी, अब जंगल चले जाइए, वहाँ तो लकड़ियाँ मुफ्त की चीज हैं, जितनी चाहे उठा लाइए। अरे नहीं हरी, मुझे शर्मिंदा मत करो। कल मैंने जो कहा था वो मेरी लालच और मूर्खता थी। मुझे माफ कर दो भाई। सच तो ये है कि इस वक्त ये सूखी लकड़ियां सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। ये लो तुम्हारे 40 रुपए, बल्कि अगर और चाहिए तो वो भी ले लो। बस मुझे वो लकड़ियों का गट्ठर दे दो। सेठ जी, मुझे आपसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जो हक का था वही लूंगा। हरी ने अंदर से सूखी लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर निकाला और सेठ को दिया। आपने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। लीजिए, इसे ले जाइए और जल्दी से आग जलाइए, वरना ये ठंड किसी को नहीं बख्शेगी। आज समझ आया कि मेहनत की कोई कीमत नहीं होती और जरूरत के वक्त इंसान का घमंड काम नहीं आता। तेरा बहुत शुक्रिया हरी, तूने आज मेरी जान और इज्जत दोनों बचा ली। ये लो तुम्हारे 40 रुपए। सेठ रामलाल लकड़ियां लेकर तेजी से अपने घर की ओर चल दिए। देखा,
कुदरत जब अपना रंग दिखाती है तो बड़े बड़ों का घमंड बर्फ की तरह पिघल जाता है। गांव में बर्फबारी थमी तो थी, लेकिन ठंड अभी भी वैसी ही जानलेवा बनी हुई थी। उसी गांव में एक और लकड़हारा मनीराम बड़ा ही लालची और मौके का फायदा उठाने वाला इंसान था। उसने सोचा था कि इस आपदा में वो लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचकर अमीर बन जाएगा। एक दोपहर मनीराम लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव की एक तंग गली से गुजर रहा था। वहां एक टूटे फूटे घर के बाहर रामू काका धूप सेकने की कोशिश कर रहे थे। मनीराम बेटा, जरा रुकना। क्या ये लकड़ियां बेचने के लिए हैं? हाँ काका, बेचने के लिए ही है, पर ये मामूली लकड़ी नहीं है, बिल्कुल सूखी और खरी है। एक बार जलाओगे तो रात भर घर गर्म रहेगा। इसका दाम 60 रुपए लगेगा। 60 रुपए? बेटा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सहारा कोई नहीं है। मेरे पास में बस 30 रुपए बचे हैं। क्या 30 रुपए में थोड़ी लकड़ी दे दोगे? 30 रुपए? काका मजाक मत करो। 30 रुपए में तो आजकल लकड़ी का धुआं भी नहीं मिलता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि घाटे का सौदा करूं। बेटा, आज रात नहीं कटी तो सुबह तक मेरा शरीर पत्थर हो जाएगा। थोड़ी सी दे दे बेटा, दुआ मिलेगी। दुआओं से पेट नहीं भरता काका, पैसे पूरे लाओगे तभी लकड़ी मिलेगी। मनीराम बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। मनीराम के जाने के बाद वहां से हरी गुजरा। वो अपनी सूखी लकड़ियों का आखिरी छोटा सा गट्ठर लेकर घर की ओर जा रहा था। काका की हालत देख हरी तुरंत उनके पास दौड़ा। काका, ये क्या हाल बना रखा है? आप यहाँ बाहर इस बर्फीली हवा में क्यों बैठे हैं? बेटा हरी, मनीराम से लकड़ी मांगी थी, पर उसने पैसे कम होने पर मना कर दिया। अब लगता है आज की रात आखिरी है। काका, आप चिंता मत करो, ये रही लकड़ियाँ और ये आज ही जलेंगी। पर बेटा, इसके पैसे? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। काका, पैसे रहने दीजिए, इंसानियत से बड़ा कोई पैसा नहीं होता। आप बस हाथ सेकिए। तभी गली के मोड़ पर मनीराम वापस लौटता हुआ दिखा। अरे हरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मनीराम भाई, ये देखो, तुम्हारा गट्ठर अभी भी तुम्हारे कंधे पर है। जानते हो क्यों? क्योंकि गांव वाले गरीब हो सकते हैं, पर बेवकूफ नहीं। सब तेरी वजह से हुआ है। तूने सस्ते में लकड़ियां बेचकर मेरा धंधा चौपट कर दिया। धंधा नहीं मनीराम, मैंने तो सिर्फ धर्म निभाया है। देख, अब आसमान फिर काला हो रहा है। तेरी लकड़ियां भारी और सूखी तो हैं, पर अगर अगले 1 घंटे में नहीं बिकी तो फिर से बारिश होगी और तेरा ये सारा लकड़ियां कीचड़ बन जाएगा। फिर कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। रात की भयंकर बर्फबारी के बाद जंगल का हाल बुरा था। हरी ने सुबह उठकर देखा कि घर में लकड़ियां कम होने लगी हैं। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कमला के पास गया। कमला, घर की लकड़ियां खत्म होने को हैं और बाहर सब भीग चुका है। मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ खाने को बांध दे। पता नहीं आज कितनी दूर जाना पड़े। कमला ने प्यार से रोटियों और अचार की एक पोटली बनाई और हरी को थमा दी। ये लीजिए जी, और शाम को जल्दी आइए। हरी कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हर तरफ नमी थी। जहाँ देखो वहाँ गीली लकड़ियाँ थीं। हरी सूखी लकड़ी की तलाश में जंगल के बहुत भीतर पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे तपस्या में लीन है। जैसे ही हरी पास पहुंचा, बाबा ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर तेज था, पर वे बहुत थके हुए लग रहे थे। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। हरी का दिल पसीज गया। उसने बिना कुछ सोचे कमला की दी हुई खाने की पोटली बाबा के सामने रख दी। बाबा, यह साधारण भोजन है, पर मेरी पत्नी ने बड़े प्रेम से बनाया है। आप इसे ग्रहण करें। बाबा ने बड़े चाव से भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आई।
बेटा, तू बड़ा दयालु है। खुद भूखा रहकर तूने एक साधु का पेट भरा। बता, तू इस घने और गीले जंगल में क्या ढूंढ रहा है? बाबा, गांव में कड़ाके की ठंड है। मैं सूखी लकड़ियां लेने आया था, पर भारी बारिश और बर्फ ने सब भिगो दिया है। समझ नहीं आ रहा कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा और गांव वालों की मदद कैसे करूंगा। ले बेटा, ये तेरी दया का फल है। ये जादुई वृक्ष के बीज हैं। इन्हें अपने घर के सामने लगा देना। इन पेड़ों की टहनियां हमेशा सूखी और खरी रहेंगी। तू जितना इन्हें काटेगा, ये उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। तुझे और तेरे गांव को कभी लकड़ियों की कमी नहीं होगी। हरी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खाली हाथ नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक वरदान लेकर घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने कमला को सारी बात बताई। क्या सच में? एक पोटली खाने के बदले इतना बड़ा चमत्कार? हाँ कमला, इंसानियत कभी खाली नहीं जाती। अब हमारे घर के सामने खुशहाली का पेड़ उगेगा। रात को हरी और कमला ने मिलकर उन बीजों को आंगन की गीली मिट्टी में बो दिया। उनके मन में एक अजीब सी उम्मीद थी और वे कंबल ओढ़कर सो गए। जैसे ही सूरज की हल्की सी किरण पड़ी, हरी की आंख खुली। उसने बाहर झांका और चीख पड़ा, कमला, कमला, जल्दी बाहर आ, देख ये क्या हो गया। कमला बाहर आई और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जहां कल रात सिर्फ खाली जमीन थी, वहां अब एक विशाल, हरा भरा और मजबूत पेड़ खड़ा था। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। रात भर में इतना बड़ा पेड़। इसकी टहनियां तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुखाकर यहाँ टांग दी हो। ये वही जादुई बीज है कमला। उस साधु बाबा ने सच कहा था। देख, हमारा ये पेड़ सूखी लकड़ियों का खजाना बन गया है। सचमुच भगवान गरीबों की सुनता जरूर है। अब न हमारा चूल्हा बुझेगा। बाबा की कृपा से आज हमारे आंगन में खुशहाली का पेड़ उगाया है। धन्यवाद बाबा, आप इस कड़ाके की ठंड और बारिश के कहर में हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए। आपने न सिर्फ मेरी भूख का मान रखा, बल्कि पूरे गांव को जमने से बचा लिया। हरी ने उस जादुई पेड़ से सूखी लकड़ियां काटी और उनके छोटे छोटे गट्ठर बनाकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग हरी की ईमानदारी और दरियादिली देखकर बहुत खुश हुए। देखते ही देखते पूरे गांव में खुशहाली छा गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।